हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। हमारी जो पॉलिटी की सीरीज़ चल रही थी उस पॉलिटी की सीरीज़ का ये आज 10वां दिन है। इससे पहले 9 लेक्चर्स हो चुके हैं। तो जो लोग इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं वो लोग पहले अगर उन लेक्चर्स को देख लेंगे तो ये लेक्चर ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में वैसे हमने कैबिनेट मिशन पढ़ लिया था। अब कैबिनेट मिशन से आगे कि क्या क्या हुआ है उस सबको हम पढ़ते हैं। अब हमें डेट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले क्या था, केवल हमको ईयर याद करनी पड़ रही थी, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अब डेट याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन आया है और 1946 ईस्वी में ही बहुत सारे काम हुए हैं, तो उनकी डेट याद करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ से हम हर डेट याद करेंगे, जितनी अब डेट आगे आएंगी वो सारी की सारी डेट हम याद करते हुए जाएंगे क्योंकि वो अब इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैबिनेट मिशन 14 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन था, वो 14 मार्च 1946 ईस्वी को भारत में आया था। ठीक है, संविधान सभा बनाई जाएगी। इसका जो उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा बनाई जाएगी और प्रति 10 लाख जनता पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। जो संविधान सभा के जो मेंबर होंगे उन मेंबर्स का चुनाव होगा, लेकिन कैसे होगा, प्रत्येक 10 लाख पर एक मेंबर चुना जाएगा। इस तरह से सीटें होंगी और हमारा संविधान सभा बनके तैयार होगी। संविधान सभा बनेगी, वो फिर हमारा संविधान बनाएगी। अब देखो ये जो उस समय, अब हम थोड़ा समझ लेते हैं कि उस समय जो संविधान सभा बनने वाली थी, उस संविधान सभा में कितनी सीटें थी, कितने लोग ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तब कितनी सीटें बन सकती थी, तो वो पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है कि उस समय भारत की जनसंख्या कितनी थी। अगर 1946 ईस्वी की देखें तो 1946 में 36 करोड़ 10 लाख 88,090 ये पूरे भारत की पॉपुलेशन थी। ये पूरे भारत की इतनी जनसंख्या थी। ये जनसंख्या 2 भागों में डिवाइड थी, क्योंकि जो भारत था वो 2 भागों में डिवाइड था, एक ब्रिटिश भारत और एक देसी रियासतें। तो जो देसी रियासतों में लगभग जनसंख्या थी वो था 6 करोड़ 49 लाख, 6 करोड़ 49 लाख इतनी लगभग, ये लगभग का साइन है, 6 करोड़ 49 लाख लगभग इतनी जनसंख्या थी देसी रियासतों में। ये जो सिस्टम है प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधि, ये केवल ब्रिटिश भारत के लिए था, देसी रियासतों के लिए नहीं। देसी रियासतों में तो जितने भी राजा हैं वो सब सीधे सीधे अपॉइंट किए गए थे, सीधे सीधे उनका नामांकन किया गया था कि आप संविधान सभा के सीधे मेंबर होंगे। अब इनके लिए जरूरी नहीं कि हर राजा के अंदर 10 लाख व्यक्ति होने चाहिए, इनके लिए ये जरूरी नहीं था। ठीक है, क्योंकि अगर ये है 6 करोड़ 49 लाख जनसंख्या, अगर यहाँ पर भी हम ये वाला रूल फॉलो करते कि प्रत्येक 10 लाख पर एक राजा, तो इसका मतलब 10 लाख का भाग देते तो यहाँ से निकल के आती मात्र 64.9 या 65 सीट, मान लो 65 सीट बन के आती। अगर हम प्रत्येक 10 लाख पर अगर यहाँ भी राजाओं को सेलेक्ट करते हैं कि ऐसा राजा जिसके अंडर में 10 लाख की पॉपुलेशन आ रही है, तो यहाँ पर मात्र 65 सीटें आती। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। ये जो प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा, ये यहाँ पर फॉलो नहीं था, वो केवल ब्रिटिश भारत के लिए था कि ब्रिटिश भारत में ऐसा होगा। यहाँ तो भाई जितने भी राजा हैं उनकी प्रजा को काउंट नहीं किया जाएगा, सीधा राजा को सेलेक्ट कर लिया जाएगा और वो संविधान सभा का मेंबर बन जाएगा। तो इनका तो सीधा नामांकन किया गया था। जो प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधि, वो वाला रूल यहाँ फॉलो नहीं था, वो फॉलो होता था यहाँ पर। तो यहाँ पर देसी रियासतों में 93 सीटें थी, 93 राजा थे, 93 राजा थे, तो वो सीधे सीधे संविधान सभा के मेंबर बने। तो 93 ये तो नामांकित किए गए थे, सीधे उनका नामांकन किया गया था, वो सब राजा आएंगे संविधान सभा में। 93 सीटें ये हो गई। उसके बाद ये ब्रिटिश भारत में कितनी बची, 29 करोड़ 61 लाख, लगभग 29 करोड़ 61 लाख जो जनसंख्या थी वो ब्रिटिश भारत के पास थी। ब्रिटिश भारत के जितने भी प्रांत थे उन प्रांतों में थी इतनी जनसंख्या। अब यहाँ पर ये फॉलो होता है कि प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधि, प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधि, ये बात यहाँ पर फॉलो होती है। अब यहाँ पर अगर 10 लाख का भाग लगाऊंगा तो यहाँ से बनेंगे 296.1। यहाँ से अगर 10 लाख का इसमें भाग लगाऊंगा इस पॉपुलेशन में, क्योंकि 10 लाख पर एक प्रतिनिधि, तो 10 लाख का इतने में भाग लगा दूंगा तो हमें प्रतिनिधियों की संख्या निकल आएगी। तो अगर इसमें 10 लाख का मैं भाग लगाऊंगा तो ये निकलेगा 296.1। तो 0.1 छोड़ दो, मात्र 296। तो 296 सीटें
ब्रिटिश भारत से चुनकर आने वाली थी। अब यहाँ से पॉपुलेशन के आधार पर देखा गया कि ब्रिटिश भारत की 296 सीटें बनेंगी। ब्रिटिश भारत में कितनी बनेंगी? 296 सीटें। 93 ये राजा थे, 296 सीटें ब्रिटिश भारत से निकल के आनी थी, इनका चुनाव होना था। ये 296, तो 93 और 296 जब इन्हें जोड़ेंगे तो ये बनेगा 389 सीटें। तो इस तरह से कहा जाता है कि भारत की जो संविधान सभा थी उसमें 389 सीटें थीं, और 389 सीटों में 93 सीटें तो सीधी सीधी नामांकित थी राजाओं की, लेकिन इन सीटें 296 सीटें, इन सीटों पर चुनाव हुआ था। ठीक है, तो ये जो चुनाव, अब इनको देख लेते हैं, इस पर चुनाव अभी कराएंगे थोड़ी देर में। पहले ये समझ लेते हैं ये 296 सीटें दो भागों से, दो तरीके से आई थी। पहली तो ब्रिटिश प्रांत थे, ब्रिटिश जितने भी प्रांत थे, ब्रिटिश भारत के अंदर जितने भी प्रांत थे उन प्रांतों से चुनकर आएंगे 292 सीटें आएंगी ब्रिटिश प्रांतों से, और उसमें से 4 सीटें आएंगी आयुक्त क्षेत्र या कमिश्नरीज। आयुक्त क्षेत्र ये क्या है? जैसे वर्तमान में हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनिट टेरिटरीज हैं, वैसे ही कुछ आयुक्त क्षेत्र थे उस समय। 1946 के समय में भारत में जो ब्रिटिश भारत था, उस ब्रिटिश भारत में कुछ ऐसे भी स्टेट थे जो केंद्र के अंडर में थे, वो सीधे सीधे। तो ये हैं, उनको हम तब केंद्र शासित प्रदेश नहीं कहते थे, तब उनका नाम था आयुक्त क्षेत्र या कमिश्नरीज। तो ऐसे कितने क्षेत्र थे? 4 थे। इन चार क्षेत्रों से एक एक सीट चुनकर आई। इनकी याद करने की ट्रिक क्या है? ए बी सी डी। तो ए से आया अजमेर, बी से बलूच, सी से कुर्ग, डी से दिल्ली। ये 4 हैं, 4 आयुक्त क्षेत्र हैं। इन चारों आयुक्त क्षेत्र से एक एक सीट आई, एक एक सीट चुनकर आई, तो 4 सीट ये हो गई। और ये 292 सीटें हैं, ये प्रांतों से आई थी। ब्रिटिश भारत के जितने प्रांत थे उन प्रांतों से इतनी सीटें निकल के आई थी। यहाँ से एक प्रश्न बनता है, ये बताइए कि वह कौन सा प्रांत था, ब्रिटिश भारत का वह कौन सा प्रांत था जिससे सबसे ज़्यादा सीटें आई? तो ये 292 प्रांतों से आई थी। 292 से बॉम्बे प्रांत से सबसे ज़्यादा सीटें, जो बॉम्बे प्रांत था, बॉम्बे प्रांत से सबसे ज़्यादा सीटें आई थी। कितनी? 49 सीट आई थी। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि संविधान सभा के लिए जो प्रांतों से सीटें आई थी 296, उन 296 सीटों में से ऐसा कौन सा प्रांत था जिससे सबसे ज़्यादा सीटें आई? तो आई थी बॉम्बे प्रांत से, क्योंकि बॉम्बे प्रांत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी, इसलिए 49 सीटें वहाँ से निकल कर आई। ठीक है, तो ये तो हम समझे कि भाई 296 सीटें थी, 292 ये प्रांतों से आई थी और 4 ये आयुक्त क्षेत्रों से आई थी। आयुक्त क्षेत्र A B C D, ए से अजमेर, बी से बलूच, सी से कुर्ग, डी से दिल्ली। हम इतना समझ चुके हैं। कुल अगर संविधान सभा की अगर बात करें तो संविधान सभा में टोटल 389 सीटें, 93 राजा थे, 296 सीटें ब्रिटिश भारत से आई थी। ब्रिटिश भारत भी 2 तरह से, प्रांतों से और आयुक्त क्षेत्र से। 292 प्रांतों से और 4 आयुक्त क्षेत्रों से। अब हम इनका तो सीधा नामांकन है, लेकिन इन पर चुनाव होगा। 296 सीटों का इनका होगा चुनाव। तो देखते हैं 296 सीटों पर अप्रत्यक्ष चुनाव प्रांतों की विधान परिषदों, विधानसभाओं द्वारा किया गया। मतलब क्या है? ये जो 296 सीटें थी, 296 सीटें, इन पर चुनाव होना था। चुनाव कोई ऐसा नहीं था कि जनता उसमें वोट दे रही है, जनता वोट नहीं दे रही थी। चुनाव कैसे हो रहा था? जो प्रांत थे, प्रांतों, हर प्रांत में गवर्नर था और उस गवर्नर की 2 परिषदें थी, 2 सदन थे, क्योंकि 2 सदनीय परिषद प्रांतों में आ चुकी थी, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। तो विधानसभा और विधान परिषद के जो मेंबर थे उनका काम था कि अपने क्षेत्रों से ये सीट भेजना। जैसे एक उदाहरण के तौर पर मान लो कि ये एक प्रांत है, उदाहरण के तौर पर मैंने माना ये एक प्रांत है, इसकी जो पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन मान लो इसकी पॉपुलेशन है 50 लाख, मान लो इसकी पॉपुलेशन है 50 लाख। तो 50 लाख में 10-10 लाख के अगर मैं भाग करूंगा, 50 लाख का 10-10 लाख का भाग करूंगा, 10 10 10 10 और 10, 1 2 3 4 5, तो इस तरह से 5 निकल के आएंगे। अगर 50 लाख के मैं 10-10 लाख के भाग करूंगा तो 5 निकल कर आएंगे। तो यही तो कहा गया था कि ब्रिटिश भारत में प्रत्येक 10 लाख पर एक प्रतिनिधि। तो बाई चांस मानो कोई हमारे पास प्रांत है, उस प्रांत की पॉपुलेशन 50 लाख है, तो ये उदाहरण के तौर पर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था तो कैसे हुआ था। तो 50 लाख हमने जनसंख्या मानी,
मान ली 50 लाख और इसमें 10-10 लाख के कितने पैकेट बनेंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 बनेंगे। इसका मतलब यहाँ से 1 2 3 4 5, यहाँ से टोटल मिला के 5 सीट। अगर किसी प्रांत के पास 50 लाख जनसंख्या है तो उसका मतलब है कि वो प्रांत 5 सीटें चुनेगा। अगर किसी प्रांत के पास 50 लाख जनसंख्या है तो वो प्रांत की जो विधानसभा और विधान परिषद है उनका काम है कि अपने प्रांत से 5 सीटें चुनना और संविधान सभा के लिए भेजना केंद्र में। तो ये उनका काम था। ये हमने एक उदाहरण से समझा कि प्रांतों के द्वारा ये सीटें चुनी गई थी। अप्रत्यक्ष चुनाव करवाया गया था, प्रत्यक्ष चुनाव नहीं करवाया गया था। तो 296 सीटों पर अप्रत्यक्ष चुनाव करवाया गया। और अप्रत्यक्ष चुनाव में क्या था, प्रांतों की विधान परिषदों और विधानसभाओं, प्रांतों की जो विधान परिषद और विधानसभाएं थी उनके सदस्यों ने उन सीटों को चुना था और इनको चुनकर भेजा था केंद्र में संविधान सभा बनाने के लिए। ठीक है, अगला जब अब ये जो प्रोसेस चला था, सभी प्रांतों की विधान परिषद और विधानसभाएं लग गई अपनी सीटों को चुनने में। तो ये प्रोसेस जो चला, ये काम थोड़ा टाइम तक चला। जुलाई में स्टार्ट हो गया और दिसंबर तक चला। दिसंबर के प्रारंभ में ही, दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही रिजल्ट आया कि कितनी सीटें, टोटल तो आने थी 389 सीटें। अब यहाँ से रिजल्ट में ये पता चला कि किसके पास कितनी सीटें गई। तो जब रिजल्ट आया, जो अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ और उस अप्रत्यक्ष चुनाव का जब रिजल्ट आया तो कांग्रेस को मिली 208 सीटें। कांग्रेस को 208 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 208 सीटें मिली। ठीक है, ये जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिमों को 73 सीटें मिली। 73 सीट मुस्लिमों को मिली। और जो एंग्लो भारतीय थे, भारत में कुछ एंग्लो भारतीय थे, उन एंग्लो भारतीयों के लिए एक सीट बनाई गई थी और उस एक सीट पर जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो प्रतिनिधित्व कर रहे थे फ्रैंक एंथनी। यहाँ से प्रश्न बनता है कि बताइए, जब संविधान सभा गठित हुई थी तो उसमें एंग्लो भारतीयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था, फ्रैंक एंथनी थी। ठीक है, कुछ पर्शियन लोग थे भारत में, तो उन पर्शियन लोगों के लिए भी एक सीट बनाई गई थी। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि पर्शियन लोगों के लिए जो एक सीट बनाई गई थी उस पर्शियन लोगों का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो वो किया था पीएच मोदी। ये इन्होंने पर्शियन लोगों का प्रतिनिधित्व किया है। और उसके बाद अन्य, इसके अलावा अन्य 13 सीटें बची। जब 73, 13, 208, 1 और 1 जब इनको जोड़ेंगे तो बनेगा 206। तो इस तरीके से 206 सीटों पर चुनाव हुआ अप्रत्यक्ष रूप से और 206 सीटें चुनकर आई। इस चुनाव में मुस्लिम लीग ने देखा कि हमारे पास कम सीटें हैं, अगर हम इन कम सीटों के साथ संविधान सभा में जाते हैं तो जो संविधान बनकर तैयार होगा वो संविधान हमारे अकॉर्डिंग कम होगा, कांग्रेस के अकॉर्डिंग ज़्यादा होगा। इसलिए मुस्लिमों ने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया है। वो क्या किया है वो हम जस्ट इसके बाद पढ़ेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम इससे आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। दिसंबर के पहले सप्ताह में अप्रत्यक्ष चुनाव जो हुए थे संविधान सभा के लिए, उनका रिजल्ट आया और रिजल्ट में हमने देखा कि किसको कितनी सीटें मिली। ठीक है, और 6 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा बनकर तैयार हो गई। अब क्या होना है, संविधान सभा हमारी बन चुकी है, अब संविधान सभा की बैठक होंगी और उन बैठकों में एक एक पॉइंट पर डिस्कशन किया जाएगा और हमारे संविधान का निर्माण किया जाएगा। तो उसकी बैठक हुई है। तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक। तो ये 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई है। और प्रथम बैठक में क्या हुआ, देखो जब कोई मीटिंग होती है या कोई कमेटी गठित होती है तो उसका कोई ना कोई एक अध्यक्ष जरूर होता है। तो वैसे ही संविधान सभा की जब प्रथम बैठक हुई थी तो प्रथम बैठक में किसको अध्यक्ष बनाए, उस समय हम चाहते तो स्थायी अध्यक्ष बना सकते थे, लेकिन हमने बनाया इसलिए नहीं था क्योंकि पहली मीटिंग में संविधान सभा के सभी सदस्य नहीं आए थे। बहुत से सदस्य थे, मतलब ऐसे थे जो आए नहीं थे, इसलिए हमने उस दिन स्थायी अध्यक्ष नहीं बनाया। तो उस समय फिर अस्थायी अध्यक्ष बना दिया कि उन्होंने सोचा कि आज ऐसा करते हैं कि केवल आज के काम के लिए एक अस्थायी अध्यक्ष बना देते हैं, अगली जब भी मीटिंग होगी, जब सब लोग आएंगे तब हम एक स्थायी अध्यक्ष चुन लेंगे। तो प्रथम सभा जो यही जो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो प्रथम संविधान सभा हुई है, इसमें प्रथम सभा में मुस्लिम लीग ने विरोध किया था। अच्छा, ये जो प्रथम सभा हुई है इसमें इसका मुस्लिम लीग ने विरोध किया था। यहाँ से प्रश्न बनेगा
कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी उसका विरोध किसने किया था? तो मुस्लिम लीग ने। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। वही वाली बात कि भाई एक अध्यक्ष की जरूरत होगी, तो एक अध्यक्ष की जरूरत थी। स्थायी अध्यक्ष इसलिए नहीं चुना क्योंकि उस समय पूरे सदस्य नहीं आए थे, तो उन्होंने कहा था कि अगली मीटिंग में सभी सदस्य आ जाएंगे तब हम स्थायी सदस्य चुनेंगे, तो अभी अस्थायी चुनते हैं। तो इसलिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। यहाँ से ये भी प्रश्न बनता है कि पहली जो मीटिंग हुई थी संविधान सभा की उसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन बना था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा है कि पहली संविधान सभा की जो मीटिंग हुई थी उसमें कौन सी रियासत थी जिसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था? तो वो थी हैदराबाद रियासत। हैदराबाद रियासत ने प्रथम जो मीटिंग हुई थी संविधान सभा की उस मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। ये भी प्रश्न पूछता है। उसके बाद इसी के जस्ट 2 दिन बाद 9 दिसंबर के बाद 2 जोड़ते हैं तो 11 दिसंबर 1946 को द्वितीय बैठक हुई। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को द्वितीय बैठक हुई और द्वितीय बैठक में क्या स्थायी अध्यक्ष चुना गया है राजेंद्र प्रसाद को, और उपाध्यक्ष के पद पर 2 व्यक्ति को चुना गया। स्थायी अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया, लेकिन उपाध्यक्ष के पद पर 2 व्यक्ति को चुना। एक थे HC मुखर्जी और एक थे BT कृष्णमाचारी। ये इन 2 लोगों को उपाध्यक्ष बनाया गया था। और संविधान सभा का जो सलाहकार बना था BN राव। BN राव इनकी फुल फॉर्म क्या होती है? BN की बेनेगल नरसिंह राव इनका नाम था। तो ये BN राव इनको बनाया गया था संविधान सभा का सलाहकार। ठीक है। उसके बाद ये हो गया हमारे द्वितीय बैठक। और जो तृतीय बैठक हुई है, तृतीय बैठक मानो तो वो ये इसके जस्ट 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1940 ईस्वी को संविधान सभा की कार्यवाही प्रारंभ। ये जो तीसरी बैठक हुई है, अब इसमें संविधान सभा की कार्यवाही प्रारंभ हो गई है। अगर ऐसा प्रश्न बने कि बताइए संविधान सभा की कार्यवाही किस मीटिंग में प्रारंभ हुई थी, तो वो हुई थी तीसरी मीटिंग में। और जो कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 2 दिन का गैप है तीनों इन मीटिंग के बीच में। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसी मीटिंग में जो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो मीटिंग हुई थी, तो इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव, और यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में 22 जनवरी 1947 ईस्वी को पास हो गया। और यही जब संविधान बनाया गया तो संविधान के पहले पन्ने पर एक प्रस्तावना है, वो प्रस्तावना ही ये उद्देश्य प्रस्ताव है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, वो उद्देश्य प्रस्ताव आज जो हमारा वर्तमान का जो संविधान है, उस संविधान के प्रथम पृष्ठ पर जो प्रस्तावना है वही उद्देश्य प्रस्ताव था। तो यहाँ से ये सब प्रश्न बन सकता है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पास हुआ था? तो हुआ था 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। आया कब था? ये आया था 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। कौन लेकर आया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे संविधान सभा के 11 सत्र। जैसे वर्तमान में तुम देखते हो तो सत्र लगते हैं, अपने संसद में सत्र होते हैं, शीतकालीन सत्र, मानसून सत्र, तो इस तरह से सत्र लगते हैं। तो उस तरह से जो संविधान सभा थी इसमें भी सत्र चले थे। सत्र, कुछ समय का सत्र। तो जो सत्र चले थे वो टोटल सत्र थे 11 सत्र थे। तो इन 11 सत्रों को अभी हम जो इम्पोर्टेंट सत्र हैं वो हम पढ़ेंगे। प्रथम सत्र कौन सा है, अंतिम सत्र कौन सा है, वह सत्र कौन सा है जिसमें भारत को आज़ादी मिली है। तो इस तरह से हम कुछ इंपॉर्टेंट सत्र पढ़ेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम ये जो सत्र हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलिए देखते हैं संविधान सभा के कितने सत्र आए थे। तो संविधान सभा के अंतर्गत 11 सत्र आए थे। जिस तरह से वर्तमान में हमारे सरकार के सत्र चलते हैं उसी प्रकार से संविधान सभा बनी थी, उसके सत्र आए थे, सत्र। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि संविधान सभा में कुल कितने सत्र आए थे? तो 11 सत्र आए थे, 11। इसमें से ये 4 इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, 4 के 4 हम सत्र पढ़ते हैं। प्रथम सत्र, जो संविधान सभा का प्रथम सत्र था वो कब से कब तक रहा? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी जब संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई तब से लेकर 23 दिसंबर 1946 ईस्वी तक ये रहा था प्रथम सत्र। ठीक है, ये प्रथम सत्र रहा था। उसके बाद पंचम सत्र इम्पोर्टेंट है। पंचम सत्र कब से रहा है? 14 अगस्त 1947 से लेकर 30 अगस्त 1947 ईस्वी तक, मतलब अगस्त महीने के अंदर 14 से स्टार्ट हुआ, 30 तक चला। 15 अगस्त को तो आज़ादी मिल गई है, तो ये भारत आज़ाद हुआ। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा कि संविधान सभा के किस सत्र में भारत आज़ाद हुआ था?
तो पंचम सत्र में आजाद हुआ था। पंचम सत्र कब से कब तक चला? 14 अगस्त से लेकर 30 अगस्त 1947 तक, ठीक है। उसके बाद सातवां सत्र इंपॉर्टेंट है। सातवां सत्र 14 नवंबर 1948 से लेकर 8 जनवरी 1949 ईस्वी तक चला है। सबसे बड़ा सत्र, ये जो संविधान सभा के सत्र हुए हैं उन सत्रों में सबसे बड़ा सत्र है ये सातवां। और इसी सत्र के अंतर्गत 114 दिनों के 3 वाचन किए गए थे। संविधान जब बनकर तैयार हो गया था तो संविधान पर 3 वाचन किए गए थे, 3 वाचन 114 दिनों की। तो इन वाचनों को हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी तो हम बता ही दे रहे हैं बस केवल संविधान सभा के 11 सत्र हुए थे, तो वो 11 के 11 सत्र में से इम्पोर्टेंट है मात्र 4, 3 ये है। उसके बाद अंतिम सत्र इम्पोर्टेंट है। प्रश्न ऐसे हो सकता है कि संविधान सभा का अंतिम सत्र कब से कब तक हुआ था? तो 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला है अंतिम सत्र। तो संविधान सभा का अंतिम सत्र ये है। तो यहाँ से केवल इतने ही प्रश्न बनेंगे कि संविधान सभा का प्रथम सत्र था, उसका समय कितना है। संविधान सभा का अंतिम सत्र है, उसका समय कितना है। संविधान सभा का द्वितीय सत्र है, उसमें उसका कितना समय है, ये है। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि ये बताइए कि भारत आज़ाद हुआ था किस सत्र में। तो संविधान सभा का जब पंचम सत्र चल रहा था तो भारत आज़ाद हुआ था। क्वेश्चन आएगा कि संविधान सभा के 11 सत्रों में सबसे बड़ा सत्र कौन सा है, तो बता देना 7वां सत्र है। 4 नवंबर 1948 ईस्वी से 8 जनवरी 1949 ईस्वी तक चला। और इसी सत्र के अंतर्गत 114 दिनों का संविधान के ऊपर वाचन हुआ था। ये क्या है, ये क्या है कि संविधान के ऊपर 114 दिनों का वाचन। ये संविधान बनने दो, उसके बाद हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। बस अभी एक पॉइंट याद कर लो कि 3 वाचन हुए हैं। संविधान जब बन गया है, संविधान का खाका तैयार हो गया तो उस पर वार्तालाप स्टार्ट हुआ है। तो वो वार्तालाप 114 दिनों तक चला है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये अंतिम, अब तृतीय संविधान सभा के बाद मुस्लिमों ने पाकिस्तान की मांग की। ये तो हमने बीच में बता दिया कि संविधान के सत्र कितने थे, ठीक है। ये 4 सत्र इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद जो हमने तृतीय संविधान सभा देखी थी 13 दिसंबर 1946 ईस्वी। तो जब तृतीय सभा हो गई संविधान सभा, तो तृतीय संविधान सभा होने के बाद मुस्लिमों ने लगातार पाकिस्तान की मांग को तीव्र कर दिया। पाकिस्तान की मांग थी, उनकी पहले भी मांग थी, लेकिन अब जो तीसरी बैठक के बाद पाकिस्तान की मांग उनकी और ज़्यादा तीव्र हो गई। तो अब अंग्रेज़ों को जब पता चला, अब ये जो मुस्लिम लगातार तीसरी जो बैठक हुई थी उसके बाद लगातार मुस्लिम इसका विरोध कर रहे थे, बैठक का, संविधान सभा की बैठक का, और पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। जब यही बात अंग्रेज़ों को पता चला कि भारतीय खुद मांग कर रहे हैं विभाजन की, तो अंग्रेज़ों ने सोचा, अंग्रेज़ों को जब पता चला कि भारतीय विभाजन की मांग कर रहे हैं तो क्यों ना इस विभाजन की इस बहती गंगा में, क्यों ना विभाजन की इस बहती गंगा में हाथ धो लिए जाए। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अंग्रेज़ों ने सोचा कि देखो भारतीय मांग रहे हैं विभाजन, तो हम ऐसा करते हैं कि भारत में विभाजन हम करवा देंगे। और विभाजन करवाने के पीछे अंग्रेज़ों का उद्देश्य था। अंग्रेज़ों का उद्देश्य ये था कि विभाजन हो जाएगा तो कहीं ना कहीं इनकी शक्ति फिर कमज़ोर रहेगी और हम राज अपना कर सकते हैं, कहीं ना कहीं हमारे लिए मतलब एक पॉइंट पॉजिटिव रहेगा, तो हम विभाजन करवा देते हैं। तो अंग्रेज़ तो चाहते थे कि भारतीय का विभाजन हो जाए, तो इसीलिए अंग्रेज़ों ने कहा था कि चलो अब हम क्या करते हैं, जब ये बात ब्रिटिश प्रधानमंत्री को पता चलेगा कि भाई भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो विभाजन की मांग कर रहे हैं, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उस समय क्लीमेंट एटली। तो क्लीमेंट एटली ने ये डेट याद करना, ये डेट 20 फरवरी 1947 ईस्वी, 20 फरवरी 1947 ईस्वी को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि आने वाली 30 जून 1948 ईस्वी, आगामी 30 जून 1948 ईस्वी को भारत में ब्रिटिश शासन खत्म हो जाएगा। भारत में जो ब्रिटिश शासन है वो खत्म हो जाएगा, पूरी सत्ता भारतीयों के हाथ में दे दी जाएगी, ऐसी घोषणा की गई थी। तो इन दोनों डेट को याद रखना कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने वह कब घोषणा की थी कि भारत की जो सत्ता है वो भारत को दे दी जाएगी, 30 जून 1948 में। तो वो डेट है 20 फरवरी 1947। 20 फरवरी 1947 को ऐसी घोषणा की थी कि अब आने वाली 30 जून 1948 को भारत की सत्ता भारत को लौटा दी जाएगी, ठीक है। ये तो याद रखना, ब्रिटिश शासन खत्म हो जाएगा, भारतीयों को और भारत की सत्ता है जो भारतीयों को सौंप दी जाएगी। अब इसके बाद अंग्रेजों ने कहा है कि देखो भारतीय लगातार विभाजन की मांग कर रहे हैं, अब हम यहाँ से एक अधिवेशन भेजते हैं,
हम एक अधिनियम यहाँ से भेजेंगे अपने ब्रिटेन से। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली उन्होंने कहा था अब हम यहाँ से कुछ अधिवेशन भेजेंगे जिसके थ्रू हम भारतीयों से कहेंगे कि हम आपके संविधान बनाने में मदद करेंगे और आपको सत्ता चलाने में, आपको सत्ता किस तरह से चलाई जाती है वो हम सिखा देंगे, उसके बाद हम वापस आ जाएंगे। तो इस उद्देश्य से, भारतीयों की संविधान बनाने में मदद करने के उद्देश्य से उन्होंने, उनका उद्देश्य ये तो दिखावा था कि हम भारतीयों की मदद करने के लिए उद्देश्य लेकर आ रहे हैं, उनके पीछे भी उनका एक बहुत बड़ा कारण छुपा था। वो कारण ये था कि भारत का कैसे भी विभाजन करवा दो, ये कारण था। तो इसीलिए वो एक और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, तो क्लीमेंट एटली ने उधर से भेजा है वायसराय की मदद से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो ये जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है, इस अधिनियम के अंतर्गत 3 जून 1947 ईस्वी को लॉर्ड माउंटबेटन योजना आई है। लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत भारत को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, अब हम इससे आगे वाली लेक्चर में 10वां था, इससे 11 वाले लेक्चर में पढ़ेंगे आगे की बात, इससे आगे जस्ट 11 वाले लेक्चर में, उसमें हम पढ़ेंगे। देखो भारत में जितने भी राज्य हैं, राज्यों की अगर तुम सीमा देखो तो बहुत कटी छटी रहती है, बहुत टेढ़ी मेढ़ी। अगर वो राज्यों की सीमा, अगर भारत का विभाजन हुआ ही था, राज्य बने थे, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो वो सीमा हमने इस तरह से कटी छटी कैसे बनाई, क्यों बनाई? हम चाहते तो सीधी भी बना देते, अच्छा लगता है, आकृति बनाते, चतुर्भुज, त्रिभुज, इस तरह से आकृति बना देते, लेकिन नहीं। वो सीमाओं का निर्धारण कैसे हुआ, राज्यों की सीमाओं का निर्धारण कैसे हुआ, राज्यों की सीमा जो कटी छटी क्यों होती है, इसका रीजन, इसका लॉजिक हम अगली वाले वीडियो में पढ़ेंगे कि आखिरकार जो भारत का विभाजन हुआ था उस समय वो जो रेड क्लिफ लाइन खींची गई थी वो भी कटी छटी थी, वो भी एक सीधी रेखा नहीं थी, वो भी कटी छटी थी। और भारत के अंदर जितने भी हम राज्य देखते हैं उन राज्यों की सीमा भी कटी छटी, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी मिलती है, एकदम सीधी नहीं मिलती है। जब हमको भारत का विभाजन ही करना था, भारत के राज्य ही बनाने थे, तो हम एक सीधी रेखा खींच देते, हमने एक कटी छटी क्यों बनाई? तो इसके पीछे लॉजिक है, इसके पीछे क्या कारण है, वो 11वें लेक्चर में आपको पता चलेगा। और डिटेल में हम पढ़ेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, और इसी अधिनियम के तहत भारत को आज़ादी मिल गई है और यहीं पर भारत के अंतर्गत जो ताज का शासन था वो खत्म हो गया है। ठीक है, तो हमने पहले कंपनी का शासन पढ़ा था, उसके बाद 1858 से ताज का शासन चल रहा था, और 1947 ईस्वी में जैसे ही भारत को आज़ादी मिल जाएगी वैसे ही ताज का शासन खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब भारत का शासन चलेगा। तो इसके जस्ट आगे वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतने रखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर आपको यहाँ से लगता है कि हमारी नॉलेज कुछ एनहेंस हो रही है, कुछ बढ़ रही है, तो आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।